हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें कहा गया था कि एटम के अंदर का एटम का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो उसके केंद्र में स्थित होता है और इससे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें इसका आवेश धनावेश होता है और इसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और न्यूट्रॉन। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो मैक्सवेल ने एक प्रश्न उठा दिया था कि यदि कोई त्वरित कण घूमता रहता है तो उसमें से क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती है, यदि वो आवर्षित हुआ तो तो इलेक्ट्रॉन तो आवर्षित होता है। तो यदि ये थ्योरी सही है तो रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन यदि उत्सर्जित करेगा विकिरण तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और वो कहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा, नाभिक में, जिससे परमाणु का कोई अस्तित्व भी नहीं बचेगा। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा था, इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। इसलिए नील्स बोर ने 1913 में बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके हम बिंदु हैं निम्नलिखित हैं। बिंदु अभी पढ़ेंगे हम इसमें। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पहला बिंदु पोस्टुलेट जो है वो क्या था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। तो बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर हर कहीं नहीं घूमते, वो एक निश्चित ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, ठीक है। और उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी एक निश्चित पॉइंट होता है। वो हम सेकंड पोस्टुलेट में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। नाभिक के चारों ओर जो अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, ठीक है। परमाणु स्थायी होता है क्योंकि जो आकर्षण बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य, और गतिमान इलेक्ट्रॉन का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, ठीक है। क्या आपने जाना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों ओर घूमते तो हैं लेकिन वृत्तीय कक्षाओं। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एटम बना के रखा है हमने, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक निश्चित ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है। इनको हम जो इनका नाम दिया जाता है वो के सेल, एम सेल, के एल सेल, और इसके बाद जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, एम सेल, के एल एम एन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमने फर्स्ट सेल था उसको क्या लिखा, ये तो न्यूक्लियस है, ये जो फर्स्ट सेल है उसको क्या बोलेंगे हम, n बराबर 1 होता है। अब ये बोलते हैं कि n क्या है, n क्या है, एक क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती है, इलेक्ट्रॉन के किस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एड्रेस बताती है, ठीक है। यदि n बराबर 1 है तो इसके लिए ये वाले ऑर्बिट की बात हो रही है, यदि n बराबर 2 है तो इससे बड़े ऑर्बिट की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि एनर्जी लेवल की। अब इनका जो क्रम होता है बढ़ती हुई एनर्जी लेवल का वो यहाँ से यहाँ होता है, मतलब जो नाभिक के सबसे पास ऑर्बिट होगा इसके, तो उसका जो ये नाभिक के सबसे पास ऑर्बिट होगा उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा, ठीक है, जिसके लिए n बराबर 1 होता है। अब ये वाला जो नाभिक देख रहे हैं आप, ये जो ऑर्बिट देख रहे हैं ये वाला सबसे बाहर वाला, तो उसके लिए जो ऑर्बिट n बराबर है वो 2 है, मतलब ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है। इस तरीके से हम इससे पता लगा सकते हैं ये वैल्यू से कि इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पथ है, वो सर्कुलर ऑर्बिट है, वो कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो दूसरा पोस्टुलेट था वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जहां उनका कोणीय संवेग h/2π या इसका कोई सरल गुणक होता है, ठीक है। ऐसी कक्षाएं क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। इनको कौन सी कक्षाएं बोलते हैं, परमिशिबल ऑर्बिट बोलते हैं। अब ये जो स्थायी, इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्थायी कक्षाएं हैं और जब इलेक्ट्रॉन इनमें घूमता है तो वो कोई एनर्जी का अवशोष मतलब उत्सर्जन नहीं करता, जिससे उसकी एनर्जी जो है वो बनी रहती। इन कक्षाओं में घूमते ही जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो ह्रास नहीं होती, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है ये चीज़, ये ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या और कहा गया,
इस आधार पर जो उनकी पहली कक्षा हुई उसका जो कोणीय संवेग हुआ h/2 पाई, दूसरी कक्षा में जो कोणीय संवेग है वो ये होगा 2h/2 पाई, एनवीं कक्षा में कोणीय संवेग n इंटू h/2 पाई होगा। ठीक है, तो हम कोणीय संवेग का फॉर्मूला देख सकते हैं। एम बी आर जो है उससे कोणीय संवेग को व्यक्त किया जाता है, और NH/2 पाई का जो मान है वो उसका मतलब इस ये कोणीय जो आपका सर्कुलर पथ होता है उसके लिए जो कोणीय संवेग है वो इतना होना चाहिए, तभी उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, ये उसने कंडीशन दी। अब इसमें m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, b क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है इलेक्ट्रॉन का वेग, r क्या है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, और h क्या है प्लैंक नियतांक जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, 6.625 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। और n जो है एक इंटीजर होता है, एक पूर्ण संख्या होती है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 n तक हो सकती है। अब ये क्या है, स्थायी कक्षाओं का क्रम है। आगे चलते हैं, हम इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इनको सेल भी कहा जाता है, ये एनर्जी सेल भी कहलाते हैं और एनर्जी लेवल भी कहलाते हैं। ठीक है, इनका क्रम जो होता है नाभिक से शुरू होता है, तो एन को क्वांटम संख्या कहा जाता है और इसे के एलिमेंट से आदि से व्यक्त करते जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या कहा है। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जब जाता है तो वो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्सर्जन करने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, अथवा ऊर्जा अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में कूद कर चला जाता है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, जो बीच में नाभिक है और जो ये जो है वो के सेल है, मतलब जो एनर्जी लेवल है उसको हम के से डिनोट करते हैं। इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए 2 होती है। ठीक है, इसके बाद वाले ऑर्बिट के लिए n बराबर 3 होता है, इसको हम के एलिमेंट ये डॉट 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 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है, यदि इलेक्ट्रॉन को यहाँ वाले कक्षक में जाना है तो वो क्या करेगा, एनर्जी का अवशोषण करके, मान लो इस वाले कक्षक में जाना था तो यहाँ पहुँच गया। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छे से दिखाई देगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, वापस उसके एनर्जी लेवल में जाना है, तो लो एनर्जी लेवल में जाना है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस उत्पन्न कर रहा है। तो ये चीज़ जो है हमको स्पेक्ट्रम देती है। प्रिज्म में से जब हम इसको गुजारते हैं तो कोई स्पेक्ट्रम मिलता है। अब ये एनर्जी का जो काउंट है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार किया गया है। ठीक है, अब कहा गया है कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है वो पूर्ण क्वांटा या क्वांटा गुणांक में ही होता है। जैसे कि जो पहली है पहला ऑर्बिट है उसके लिए जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ऊर्जा का काउंट वो h म्यू में होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लीजिए ऊर्जा जो संबद्ध कक्षाएं हैं उनकी ऊर्जा E1 और E2 है, तो बोर आवृत्ति सूत्र क्या लगेगा या बोर ऊर्जा सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पे जो है वो उल्टा दे दिया है, इसमें दिया जाएगा T2 माइनस E1। ठीक है, इजिकल टू एच म्यू होगा। ठीक है, अब इसको हम डेली भी लिख सकते हैं, इजिकल टू एच म्यू। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हम ऊर्जा काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको म्यू से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो म्यू है ये जो है तरंग संख्या है। अब ये तरंग संख्या जो है आवर्ती है, तो ये आवर्ती जो है इससे भी हम इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला निकाला हुआ है, प्रति सेकंड में आवर्ती निकलेगी। ठीक है, ये जो डेली है इसके अपन में एच ले जाते हैं और म्यू इजिकल टू निकल जाता है। अब क्या दिया गया है, जो म्यू है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है, विकिरण की आवृत्ति म्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा निकलती या उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है,
परमाणु स्पेक्ट्रम में जो प्राप्त रेखा होती है, परमाणु स्पेक्ट्रम में जो रेखा प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन के उच्च स्तर से निम्न स्तर में कूदने से प्राप्त होती है। वही मैंने आपको बताया कि जो हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है वो काहे से मिल रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि जो एनर्जी मिली उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो ये एनर्जी यहाँ से दे दी, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। अब वहाँ से वो वापस आएगा तो यहाँ से रेस उत्पन्न करेगा। ये जो ऊर्जा की गणना है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो विकिरण निकलती है इसी से ही जो है हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। बोर सिद्धांत ने जो कक्षा की धारणा दी वो क्या दी, ये देखते हैं। बोर ने अपने मॉडल में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, इन कक्षाओं में घूमता रहता है। इन कक्षाओं की संख्या जो है n से व्यक्त करते हैं और n के मान जो है 1 2 3 4 आदि पूर्ण इंटीजर होगा, ठीक है। n बराबर 1 जो होता है उसको प्रथम कोष बोलते हैं और k कोष भी बोलते हैं। n बराबर 2 को द्वितीय कक्षा बोलते हैं या l कोष भी बोलते हैं। इसी प्रकार आगे कोषों को क्रमशः m n o p इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं इसमें दिया गया है, अभी अब मैंने आपको दिखाई थी, इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे। इसमें हम आगे चलते हैं कि इन कोषों की जो नाभिक से दूरी होती है, कोषों में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना भी बोर द्वारा की गई, ठीक है। कक्षा की जो त्रिज्या है उसकी गणना भी कर सकते हो वो बोर द्वारा। बोर के जो मॉडल दिया उसमें कक्षा की त्रिज्या की भी गणना की गई है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना भी की गई। किसी कोष की त्रिज्या कितनी होती है इस तरीके के फॉर्मूले से आप दे सकते हैं। इसमें जो जेड है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है। एच प्लैंक नियतांक है, प्लैंक स्थिरांक है। ई और एम जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश है और मास है, ठीक है, या द्रव्यमान। इसमें एच पाई एम जेड वह जो ई है उसके मान रख देंगे तो हमको एक वैल्यू निकल के आ रही। इसमें हम ये जो मान रहेगा एच का प्लैंक नियतांक वो हमेशा सेम रहेगा, पाई का भी सेम रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहता है और जेड का मान भी सेम रहता है और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसकी वैल्यू भी सेम रहती है। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला के रूप में। R = n² इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या दिया है हाइड्रोजन के लिए जो R की वैल्यू निकल के आती है वो 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग आती है, ठीक है। इसके बाद में जो जिसकी पुष्टि जो है वो अन्य विधियों के द्वारा हो गई थी। का जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकल कर आती है वो कितनी आती है, वो इस तरीके की आएगी, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा। अब परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, जेड बराबर 1 होगा, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम इस तरीके की देख सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू। अब हमको पता है कि पाई की वैल्यू भी निश्चित है, एम की वैल्यू भी निश्चित है और इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू भी निश्चित है। तो हम इसकी सारी वैल्यू और एच की भी वैल्यू निश्चित है, तो ये सब की वैल्यू रख के हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो ई है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, -13.6/n² होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आगे चलते हैं, हम उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति कैसे निकाली जाती है वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर पर आता है तो क्या होता है, विकिरण का उत्सर्जन। ऊर्जा की गणना प्रायः क्या होता है, आवर्तीय तरंग संख्या के रूप में हम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि तरंग संख्या या आवर्ती के रूप में हम करते हैं और इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काई की वैल्यू रख देंगे, जो हमने यहाँ पे वैल्यू देखी थी ऊपर ये वाली, तो ये रख देंगे, ठीक है। इसके लिए जो n का मान है वो बदल जाएगा। यदि हम E1 की बात करें, ठीक है, एनर्जी लेवल की बात करें तो उसमें n की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, n1 आ जाएगी। और जो E2 की बात करें उसके लिए n की वैल्यू n2 आ जाएगी, ठीक है। बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाले फॉर्मूला है n2 n1, इसमें ये वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से 1/h को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम इतने पार्ट को कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो स्पेक्ट्रोस्कोप में विकिरण की आवर्ती तरंग है संख्या है उसको म्यू बार से व्यक्त करते हैं। तरंग संख्या प्राप्त करने के लिए आवर्ती को प्रकाश का वेग c से भाग दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपको मैंने बताया कि जो आवर्ती है उसको हम म्यू से बताते हैं तरंग संख्या को, लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें जो तरंग संख्या है और आवर्ती है उसको म्यू बार से बताया जाता है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है। और तरंग संख्या प्राप्त करने के लिए जो आवर्ती होती है प्रकाश का वेग से भाग दे देते हैं। ठीक है, म्यू बार की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये आएगी। ठीक है, म्यू अपॉन सी। अब ये जो प्रकाश का वेग है उससे हम मतलब ये जो u है उसके निकल के आया ना ये वाला, तो हम इसका ये जो u निकल के आया है आवर्ती निकल के आई है उसको हम वैल्यू रख देंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। ठीक है, जहाँ हमको पता है कि इसकी वैल्यू 1/λ होती है म्यू की, ये भी पता है म्यू बार की, तो क्या होगा सभी समीकरण और हाइड्रोजन परमाणु प्रयोग द्वारा जो प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए व्युत्पन्न व्यापक समीकरण जो होता है समान है। कि समीकरण 2 में हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये क्या है, वो रेडबर्ग स्थिरांक। ठीक है, ये रेडबर्ग स्थिरांक है की वैल्यू थी, तो रेडबर्ग स्थिरांक की जगह हम इसकी जगह हम r लिख देंगे और ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो इनसे हमको क्या प्राप्त हुआ, जो बोर्ड ने वो दिया था फॉर्मूला दिया था वार्मर श्रेणी में, वार्मर श्रेणी में आपने देखा होगा यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो वो जो फॉर्मूला है हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की एक वीडियो उसमें आप देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे दिया गया था। और आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ये जो फॉर्मूला है वो उसमें भी सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। तो इससे इस प्रयोग जो मॉडल है इसको समर्थन मिला था। ठीक है, समीकरण 3 में जो एम ई सी और एच का मान रखकर आर की मान की गणना करा है उससे क्या प्राप्त होती है, सॉरी यहाँ पे